अबला नारी, नादान नहीं हूं, कोई दबी हुई पहचान नहीं हूं, स्वाभिमान से मैं जीती हूं, रखती मन में हूं खुददारी, मैं जन्मदाई नारी हूं। जी हाँ, ये तो हुई एक नारी के बाद इसके बाद एक और थोड़ी सी लाइनें कि बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सबको फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, ये जो दो बातें अलग अलग मैंने आपको बताई हैं, एक जो कि नारी के व्यक्तित्व को बताती है और दूसरी जो हमें संदेश देती है, हमें सिखाती है कि अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाए रखना है, हमें खुद को जिंदा रखना है, तो सबसे पहले हमें पर्यावरण को बचाना है। तो ये दोनों संदेश, दोनों सब्जेक्ट आज की तारीख हम अपने कार्यक्रम में लेंगे और इन विषयों की ऊपर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमारे फोन नंबर्स नोट करने पड़ेंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए भोपाल दूरदर्शन के फोन नंबर्स, जो कि सबसे पहले लैंडलाइन नंबर है भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755260049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर बिल्कुल निशुल्क नंबर है भाई, आप हमको कॉल कर सकते हैं 1800233040। अगले 1 घंटे तक, क्योंकि 8 तो बज चुके हैं और 9 बजे तक हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आपके प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। सब्जेक्ट तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। विक्रम संवत 2080 चैत्र माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी है तिथि, 1 अप्रैल है तारीख, 2024 है सन और दिन है सोमवार। जी हैं, आज के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्मदिन है या फिर जिनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें हम ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि आज सप्तमी है, जी हाँ, हमारी जो माताएं बहनें घर में हैं वो बासोड़ा पूजती हैं आज के दिन। कल रात को उन्होंने अपने घर में ठंडा खाना बना लिया होगा। जी हाँ, आज सुबह सुबह शीतला माता के दरबार में, उनके मंदिर में लाइनें लगी होंगी, अपनी परिवार की सुख शांति के लिए, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए उन्होंने पूजा की है। तो उन सभी को भी हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास में आज का दिन यानी कि 1 अप्रैल क्यों खास, किन मायनों में खास है। कुछ विशेष घटनाएं आपसे साझा करना चाहूंगी, तो देखते हैं इतिहास के झरोके से। आज उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी हां, 1936 में भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि पहले कलिंग या उत्कल के नाम से जाना जाता था। 1973 भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था। 1979 ईरान मुस्लिम गणराज्य घोषित हुआ था। अगर हम बात करें 1997 की, मार्टिना हिंगिस टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी थी। जी हां, इन्होंने इतिहास रचा था। अब आ जाते हैं 2004 पर। क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए, जी हां, वैसे भी जुनून चढ़ा हुआ है अभी पूरे देश पर क्रिकेट का। तो मुल्तान में भारत ने पाक की धरती पर पहली जीत दर्ज करवाते हुए पाकिस्तान को एक पारी और 52 रनों से हराया था। जी हां, ये जीत हम कभी नहीं भूल सकते, हम सहवाग की वो पारी कभी नहीं भूल सकते। उसके ऊपर हम सभी क्रिकेट प्रेमियों को गर्व होगा। आगे अगर बात करें 2006 की, रियो डी जेनेरियो में विमान दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु हुई थी। काल के गाल में ये समा गए थे। ये तो थी इतिहास की बातें, जो कुछ चंद घटनाएं आज 1 अप्रैल के दिन इतिहास में दर्ज हैं। अब आ जाते हैं आज के एक विचार पर, एक छोटा सा विचार जो कि हमारे दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन को राह दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का छोटा सा विचार। मनुष्य के जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब, कहां और कैसे गड्ढे आ जाएं, इसकी किसी को खबर नहीं होती। जी हां, ऐसे समय में
जोखिम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने जोखिम लिया वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। जोखिम लेने व्यक्ति को सिर्फ दो चीज़ होती है, अगर वो सफल होता है तो दुनिया के लिए मिसाल बनाता है, और अगर असफल हो जाए तो प्रेरणा बन सकता है, लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो था विचार। अब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति यानी कि एक नारी जो कि इस देश की आधी जनसंख्या को डिनोट करती है। किस प्रकार से एक परिवार उस नारी का सपोर्ट करता है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। तो आज एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूं, और इसको बताने के लिए हमारे पास है श्रीमती भावना पिल्लई। ये प्रोफेसर है LNCT कॉलेज भोपाल से। नमस्कार मैम। नमस्कार बहुत मैम। बहुत स्वागत है। अब इसके बाद शुरू में ही मैंने आपको बताई थी कुछ लाइनें पर्यावरण के लिए। जी हाँ, पर्यावरण है तो हम हैं। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास एक स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है देवराज नागर जी। पर्यावरणविद है, इनका भी स्वागत कर लिया जाए तो। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं मैम से ये जानना चाहूंगी कि मैम आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े, प्लीज अपने बारे में कुछ जानकारी दें। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। पहले ये मध्य प्रदेश में ही था, वहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। ग्रेजुएशन भी मेरा बिलासपुर से था, गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। उसके बाद मैं 95 में भोपाल आई मैरिज करके, और फिर उसके मैरिज के 11 साल बाद मैंने अपना टेक्निकल एजुकेशन शुरू किया, जिसमें मेरे को आगे बढ़ाने में मेरा परिवार, मेरे इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ है। और टेक्निकल एजुकेशन जब मैंने भोपाल में शुरू किया तो बहुत थोड़ा डर था। 11 साल हो चुके थे पढ़ाई को छोड़े हुए। मतलब शादी के 11 साल बाद आपने फिर से पढ़ाई शुरू करी? हाँ, क्या बात है, वाह। लेकिन मोटिवेशन ऐसा था कि मेरे ससुर को था कि नहीं तुम्हें ये करना है। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं कि क्यों करना है, किस लिए करना है, बस उनने बोला है, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए करना है जी। और वो इतना खुश होते थे पूर्वा जी, जब मेरा कोई रिजल्ट आता था या मैं पढ़ता हुआ देखते थे मुझे, या बच्चे मेरे ऊपर नीचे कूद रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, तो उनको एक शांति मिलती थी कि चलो मेरी बात सुन रही है। हस्बैंड ने भी बहुत कोऑपरेट किया मैम, कि साथ में कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कभी तैयार करने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस जर्नी में मेरा जी, आप बहुत लकी हैं मैम, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और एक औरत की जब शादी हो जाती है उसको सिर्फ ये लगता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, उस चार दीवारी में वो कैद होकर रह जाती है। उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, और वो कुछ चंद महिलाएं होती हैं जिन्हें सपोर्ट मिलता है, और आपके जैसी वो मिसाल बन जाती हैं। आप ये बताइए, आज आप किस पद पर हैं, क्या कर रही हैं? मैं अभी LNCT ग्रुप लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ। मेरी इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैंने LNCT से ही पढ़ाई करी है। अब आप बोल सकते हैं आई एम फुल प्रोडक्ट ऑफ LNCT। क्या बात। मतलब BTech भी मेरा वहीं से था, MTech भी मेरा वहीं से था, तो मैं अपने कॉलेज से थोड़ा इमोशनली भी अटैच्ड हूँ। जी। और शायद मैंने भोपाल में एक ही कॉलेज देखा है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ और जहाँ मैं आज नौकरी कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे पर्यावविद जो हमारे पास में बैठे हुए स्पेशल। नागर साहब, आप ये बताइए कि आज हम हिंदुस्तान जो है विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो चुका है। हमारे पास में रकबा कम है, उस कम रकबे में अधिक उत्पादन देने के लिए किसान के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसके लिए वो करता है ढेर सारे रसायन डालता है और ढेर सारा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस कारण से जो भूमि है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, रसायनों का दबाव पड़ता है और भूमि खराब हो रही है। इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे और किस प्रकार से हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं? जी, धन्यवाद पूर्वा जी। ये बिल्कुल हमारे लिए विचारणीय तथ्य है, और निश्चित तौर पर आज जनसंख्या जो बढ़ी है, उस जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमें संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ी है। तो निश्चित रूप से कृषि जो भूमि है उसका 80% हमारे देश का जो है जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि से जो संसाधन है, जो फसलें हैं, अनाज है, जो उगाने के लिए किसान अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है। उत्पादन के साथ साथ वो और संसाधनों की उपलब्धता चाहता है। तो उसके लिए अधिक से अधिक किसानी में रासायनिक दवाओं का, खाद का जो उपयोग हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो जमीन के जो मित्र कीट है वो खत्म होते जा रहे हैं, उसके कारण जमीन जो है बंजर होती जा रही है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि हम जैविक तकनीकी का उपयोग करें, जैविक दवाओं का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाने में हम सब योगदान दें। जी नागर साहब, ये देखा गया है कि जो जमीन की सबसे पहली परत है, जो उर्वरा परत है, वो ही क्षीण होती जा रही है, क्योंकि अगर हम बाढ़ की बात करें या आंधी की बात करें, किसी न किसी तरीके से वो क्षरण हो रहा है। उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है और इसके लिए पेड़ पौधे कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जमीन का जो क्षरण है, जो कटाव है, उसको रोकने के लिए हम सघन जो है मेड़ को सघन बना सकते हैं और वहाँ पर वृक्षों का, ऐसे वृक्षों का रोपण कर सकते हैं जो झाड़ी नुमा हो। अच्छा, जो झाड़ी नुमा वृक्षों का हम रोपण करके जमीन के कटाव को रोक सकते हैं और जमीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो जल का एब्जॉर्बेशन कर सके, ऐसी जमीन को बना सकते हैं जैविक खाद का उपयोग करके। जी बहुत ही अच्छी जानकारी है। आ जाते हैं मैडम की तरफ, क्योंकि हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप ये बताइए कि पढ़ाई आपने की, क्या कभी ऐसा लगा कि प्रेशर है मुझ पर, मेरे ससुर जी बोल रहे तो मुझे पढ़ना है, या रुझान आपका पहले से ही था? पढ़ाई की तरफ रुझान मेरा पहले ही से ही था, वो देखते हुए ही मुझे मेरे ससुर जी ने उस लाइन की तरफ भेजा था और मैं एंजॉय करती हूँ। जिस समय मैं जहाँ रहती हूँ, तो जब मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ाई को एंजॉय करती हूँ और सीखना तो मेरा, मतलब कह लीजिए कि टीचर फैमिली से हूँ, पापा भी शिक्षक थे तो वो खून में ही है, खून में था। तो बस लर्निंग वाला। पढ़ाई के साथ अब आप जब एक प्रोफेसर हैं, और क्या क्या रुचि है जिनको आप कंटिन्यू किए हुए? मैं कंपोस्टिंग, गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ जी। तो मेरे घर में मैंने एक छोटा सा गार्डन लगाया हुआ है जिसपे मैं पूरा घर का जो वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट है, उससे अपनी खाद बना के अपने यहाँ वेजिटेबल्स मैं और मेरे हस्बैंड खुद ही लगाते हैं और जब वो हमारे आसपास के लोग भी खाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं जी। और डांसिंग का थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा वो कर लेते हैं। फिर मुझे खाने का बहुत शौक है। क्या बात है। अलग अलग स्टेट का खाना खाना और बनाने का, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। मतलब इंडिया में इतना, जैसे दैनिक भास्कर में कॉलम आता है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भोपाल के आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास कहती है, कोई कहानी कहती है, तो ऐसी जगहों पे घूमने का मुझे बहुत शौक है। भाई हमारे साथ तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है जिनसे सीखने को बहुत सारे हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। पूर्वा मैडम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैडम से ये पूछना है कि सफलता की कहानी, एक तो कहानी वो होती है जो लेखक अपने इमेजिनेशन से लिखता है जी। और एक सफलता की कहानी, दोनों में क्या फर्क होता है? एक लेखक लिखता है ना, वो इमेजिन करता है, फिर कहानी लिखता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? सफलता की दास्तान लिखी जाती है कि सफलता की कहानी? एक ये बताइए, है ना, ऑथर का जो इमेजिनेशन वाली कहानी और सफलता की कहानी में क्या फर्क? दूसरा प्रश्न मेरा नागर साहब से। नागर साहब, यू आर ए एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण संरक्षण पे आप बात कर रहे हैं, आप पर्यावरण संरक्षण में क्या कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी आज सब पूरे वर्ल्ड में लीड कर रही, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, अब जनसंख्या बढ़ गई है, तो हम प्रत्येक नागरिक का भी कुछ कर्तव्य है, तो अपन सब लोगों को पर्यावरण में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप क्लू दीजिए, मैं भी बेसिकली यहाँ बैठा बैठा लोगों को आइडियाज देता हूँ, इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, काम करने वाले मजदूर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप बताइए कि अब हम सब लोगों को क्या करना चाहिए प्लीज। धन्यवाद, बहुत अच्छा है। दोनों के लिए एक एक प्रश्न है। पहले तो आप ये बताइए कि एक सफलता की कहानी लेखक द्वारा लिखी जाती है और एक खुद ने दुनिया को बताया जाता है अपने कर्मों के द्वारा। जी बताएं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मेरे ससुर जी का इमेजिनेशन था कि वो मुझे इस जगह पे देखना चाहते थे और उसके लिए मुझे उनने उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जी। और मैं उस रास्ते पे चलती गई और आज उनके इमेजिनेशन था जो कि जहाँ पे भावना होनी चाहिए थी, उनका जो एक सपना था कि ये करना है, ये करना है। और मेरी बहू जो है वो डॉक्टर, मतलब घर में पहली टेक्निकल पीएचडी मेरी बहू होगी, उनका ऐसा सपना था जी, जी। वो मेरी पीएचडी जब अवार्ड हुई तो वो नहीं रहे, मतलब वो आखिरी तक मेरे साथ थे थीसिस जमा होने तक, लेकिन जब मेरा वाइवा हो रहा था वो मेरे साथ नहीं थे। और
शायद ऊपर से उन्होंने देख लिया कि हाँ मेरी बहू जो है उनका वो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ पीएचडी रहेगा। हो गई। जी। तो उनका जो इमेजिनेशन था, जो रास्ता उनने दिखाया मुझे, मैं उस पे चलते हुए उनके इमेजिनेशन को पूरा किया। अब आप बोल सकते हैं कि मैं उस पथ पे चलते हुए उनके लिए कहानी बन गई, बिल्कुल। या उनके सपने को पूरा करने में लग के मैंने उस चीज को पूरा किया। जी, अपनी गाथा खुद लिखी है। अब आ जाते हैं सर के ऊपर। सर, आप ये बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से आप उन्हें सिखाते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी। और मैं बताना चाहूँगा कि कर्तव्य निश्चित तौर पर हम जिस देश में रहते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उस देश का कानून सर्वोपरि होता है। तो हमारे देश का कानून वन संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए और भूमि संरक्षण के लिए और वायु संरक्षण के लिए भी बना हुआ। तो निश्चित तौर पर कानून हमें अपना कर्तव्य भी बताता है। तो हमें उन कानून का कर्तव्य मानते हुए हम एक प्रकृति के सबसे विवेकवान प्राणी में होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पर्यावरण में, यदि प्रकृति ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है तो निश्चित तौर पर हम भी प्रकृति को कुछ दें। कम से कम अपने जीवन में एक फलदार वृक्ष लगाएं और ऐसा वृक्ष लगाएं जो हमेशा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जी, जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रत्येक व्यक्ति की भी ये भूमिका है कि पर्यावरण को हम अपना स्वरूप माने। बिल्कुल। जब तक हम अपना स्वरूप पर्यावरण को नहीं मानेंगे, हम जैसे हमारे हाथ पैर कटते हैं तो हमें वो दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण को भी हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। जी, प्रत्येक व्यक्ति अगर नैतिक जिम्मेदारी निभाए, अपना कर्तव्य समझकर, जैसे कि हम अपने घर में अपने बच्चों को भी तो पालते हैं, वो भी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे ही अगर हम पर्यावरण को भी अपने बच्चे मानेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति मानेगा तो देश बचेगा, पर्यावरण बचेगा, विश्व बचेगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल अंधाधुंध होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। मेरे घर में इतनी गाड़ी, मेरे घर में 3 गाड़ी, मेरे घर में 5 गाड़ी, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं। ये जो अंधाधुंध निर्माण है, इससे वायु का AQI लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी किसी शहर में तो इतना ज्यादा है कि शायद उस प्रदूषण के कारण सांस लेना भी मुश्किल है। इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। इससे मैं बताना चाहूँगा इस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। जो हम खुद के वाहन से जहाँ जा रहे हैं, जहाँ एक 4 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं, जहाँ हम सार्वजनिक वाहन से भी हम जा सकते हैं, कम से कम हम अपने पर्सनल वाहन का उपयोग कम करें। वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे आतिशबाजी है, तमाम प्रकार से जो वायु प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो चिमनियां हैं, उसमें ऐसे फिल्टर लगाए जाए जो पर्यावरण को प्रदूषित ना हो। जो सड़कें हैं, कम से कम हम उन सड़क पर अपने घर के सामने हो सके तो कुछ उसको कंक्रीट, या आजकल जगह जगह कंक्रीट तो है लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ थोड़ा सा जल का छिड़काव करें। और जहाँ गाँव में वो नहीं हो सकता है, वहाँ पर मिट्टी से भी हम अपने घर के सामने उसको जल वायु लीप दे उसको। तो उससे भी हम वायु के प्रदूषण को रोक सकते हैं। जी, बलदेव जी जुड़ चुके हैं सीहोर से, बलवान जी से। ठीक है बलवान जी, आपका स्वागत है, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते मैडम जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मेरा नागर जी से प्रश्न है। जी पूछिए पूछिए। हाँ, मेरा नागर जी से प्रश्न है कि जो आज के टाइम पे जो पानी का जो दोहन हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल बचाएंगे तो कल बचेगा। तो मैं जल जीवन मिशन में काम भी कर चुका हूं। तो आने वाले टाइम में जो विकराल हमको समस्या दिख रही है आगे, तो उस जल को कैसे बचा सकते हैं हम, उनके क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जल के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें बना सकते हैं हम, लेकिन जल को बना नहीं सकते, केवल बचा ही सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं और एक जन समुदाय को क्या संदेश दे सकते हैं कि वो जल के ऊपर काम करें, और जो हम लोगों को आने वाले समय में विकराल समस्या से देखना पड़ेगा, उसके ऊपर हम किस तरह से नागर जी काम कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मुझे लगता है अगला प्रश्न तो मेरा भी यही होने वाला था। जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। बताना चाहूँगा मैं कि जल वास्तव में हम बना नहीं सकते हैं,
और ये प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। जी। तो हमें निश्चित तौर पर जल है तो कल है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। हाँ जी। क्योंकि अन्य ग्रहों पर भी हम जा चुके हैं, वहाँ पर जीवन की इस प्रकार की जो कल्पना है वो नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम जल को बचाने के लिए कम से कम हम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जल का नियमित उपयोग जो हम कर रहे हैं उसमें हम सीमित जल का उपयोग करें, बिल्कुल। है ना। जहाँ गांव में कई जगह देखा जाता है कि टोटियाँ खुली है हाँ जी। नहाने के लिए, ब्रश के लिए, उस उतने टाइम भी जल बहता हुआ दे। कई जगह पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन टूटी फूटी है तो वहाँ भी जल नालियों से बहता हुआ बाहर जाता। तो जल के स्रोतों को हमें संजो करके रखना है। जल के जो संसाधन पीने योग्य जल है वो बहुत कम है धरती पर, तो इसलिए जो सार्वजनिक स्थान है उसको, जल के स्थान को, नदी, तालाब, नालों को हम गंदा ना करें। जल को वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा रिसाइकलिंग करके हम जल संधारण की जो क्षमता है पृथ्वी की उसको बढ़ा करके हम रख सकते हैं। कृषि में हम उतना ही जल उपयोग लाएं और कृषि का जो जल है वो हमारे खेत से बाहर बहकर नालों में ना जाए। ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप से हम खेती कर सकते हैं, बूंद बूंद जो सिंचाई, टपक सिंचाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम खेती में भी ऐसी खेती कर सकते हैं जिसमें जल की जो मात्रा कम लगे। जी। उस प्रकार की हम वृक्षारोपण करके वृक्षों को एक बार लगाते हैं, कई सालों साल तक वो फल देते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैम आप ये बताइए, महिला है, घर भी देख रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ में अपनी जो हॉबीज है उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, पढ़ाई का भी प्रेशर, कभी खींच नहीं आता आपको? कभी ऐसा नहीं लगता आखिर मैं क्यों करूं इतना सारा काम, मुझे नहीं करना? शायद पूर्वा जी सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना, क्योंकि सुबह ऐसा रहता है कि कॉलेज जाना है तो 8 बजे हम कॉलेज निकल जाते हैं। फिर कॉलेज का टाइम कैसे निकलता, लेक्चर्स हो गए, ये हो गए, वो एक अच्छे से निकल जाता है। 6 बजे हम जब घर आते हैं तो लगता है कि मेरे पास 2 डॉग्स भी हैं, तो उनका पहले खाना तैयार करना है, फिर पूजा करना है, फिर घर वालों का डिनर तैयार करना है, फिर दूसरे दिन के लिए थोड़ा सा लेक्चर प्रिपेयर करना है। तो ऐसा करते करते 11-12 कैसे बच जाते हैं पता नहीं। यही नारी शक्ति है बस कि एक महिला ही ये सब कुछ टास्क पूरा कर सकती है भाई, ये तो हम मानेंगे और अपने आप पर गर्व भी करेंगे। जी, दिल्ली से नीलेश जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार, मेरा नाम नीलेश है जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल है जगराज जी से कि जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, हाँ जी। तो उससे कई बार आंखों में समस्या होती है, सांस लेने की समस्याएं हो जाती है, तो इसका क्या एक उपाय हो सकता है व्यक्तिगत चिंता में भी और स्टेट इसमें क्या करना है? जी, AQI लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई दिल्ली में, NCR में, क्या कर सकते हैं? हाँ, ये एक गंभीर समस्या है कि हमारे देश की राजधानी में वायु प्रदूषण बहुत आए दिन हम सुन रहे हैं कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और धुआं वहाँ पर हमेशा छाया रहता है। और इसका एक मुख्य कारण अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि हम अपने व्यक्तिगत वाहन ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो व्यक्तिगत वाहन का उपयोग ना करते हुए हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। दूसरा ये हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, सोलर ऊर्जा से संबंधित वाहनों का उपयोग करें, जिससे धुआं जो है वो कम हो और जो आँखों में जलन है उसके लिए विशेष हम मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत है तो हम मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें और ये कोशिश करें, प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो धुआं कम से कम हो और पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें। यही इसका एक उपाय है। जब तक हम ये जिम्मेदारी हम खुद के लिए या खुद से हम प्रारंभ नहीं करेंगे, हो सकता है कि एक समय पूरा दिल्ली नहीं, पूरे जितना भी पूरा देश है वो वहाँ ये धुआं हो सकता है। तो हम सभी को इसके लिए काम करना पड़ेगा, ये हम सबकी समस्या है। जी, ये समझना होगा कि एक वो जो गुबार है, पूरा गुब्बारे जैसा एक वो पूरा फॉग का एक एरिया बन जाएगा जिसके अंदर घुसना निकलना मुश्किल, एक व्यक्ति को जिंदा रहना मुश्किल। आप ये बताइए कि जब आप देते हैं, आपका कोई कार्यक्रम करते हैं, आप उनमें सभी लोगों को ये सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए और जिंदगी भर उसको संचित करे, उसका भरण पोषण करे। ये कितना सफल हुआ है और कितने लोग इससे जागरूक हुए हैं? जी,
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कार्यक्रम होता है तो धार्मिक या इस प्रकार के आयोजनों में मैं सबसे पहले प्रकृति प्रेमी हम कैसे हो सकते हैं वही मेन मुद्दा होता है, क्योंकि पंच तत्वों से ये शरीर बना है और पंच तत्व में भूमि, गगन, वायु, आग और नीर, इन पंच तत्वों से शरीर बनाया। तो हम अग्नि को एक साइड यदि रख दें तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो बात है, जो हम परमात्मा या भजन भक्ति की भी बात करते हैं, तो उधर भी भूमि है, प्रकृति है, और प्रकृति से ये शरीर बनता है। तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति होगी परमात्मा के को समर्पित संदेश भी यही होगा कि हम प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा हम संरक्षण करें, उसका जो दोहन है वो सीमित करें। ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ वगैरह जो लग रही है उनके कारण भी हम वृक्षों का जो ज़्यादा कटाई, जंगलों का कटाव हो रहा है, तो उससे भी हम ऐसे स्थानों पर फैक्ट्रियों को लगा सकते हैं जहाँ पर वृक्ष नहीं है। बिल्कुल, मतलब इसका ये समझाने का मतलब ये है कि ईश्वर की पूजा तो बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर थोड़ा दूर है ना, तो आप उस एक लोटे जल को अपने पड़ोस के पौधे में डाल दें तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाएंगे और प्रकृति भी खुश रहेगी। चलिए मैम, चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो गांव की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रही हैं, आप हमारी महिलाओं को बताएं। मैम, मैं जब भी ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो मैं उनके बीच जाके जानना चाहती हूँ पहले कि उनकी क्या इच्छा है। तो वहाँ भी वो लोग पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक रहती हैं। तो मैं तो यही मैसेज दूंगी कि शिक्षा जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करेंगे तो ही शिक्षा ज़रूरी है। आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इतिहास पढ़िए, रोज़ का न्यूज़पेपर ही पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, दिन में 1 घंटा ऐसा निकालिए कि आप कुछ उस समय में पढ़ रहे हों। तो वो आपको, उससे ही आपका मोटिवेशन आता है और आप एक शिक्षित नारी ही 2 परिवार को नहीं 4 परिवार को भी शिक्षित रखती है। नौकरी करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चों पे संस्कार आते हैं, आपकी फैमिली बढ़ती है। कहा जाता है ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर नारी पढ़ेगी तो एक नहीं 4 परिवार आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा विस्तृत है, अगली बार हम आपको फिर परेशान करेंगे, आपकी कुछ राय सलाह लेंगे। आज के लिए आप आए उसके लिए बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे। आपके लिए भरपूर मनोरंजन है, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आते हैं जल्द ही।
धित धित तड़ांग धा दादा 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 धोनक धोनक ताकट ताकट धोनक धोनक धई दनिक तगदिक ने धा दनिक तगदिक ने धा दनिक तगदिक ने धा को खट्टी आयो खेल को लड़ी आयो नारदा के सुनी मुंडी चीज में के ताल लकड़ हकबे हो जमानो बाबा जमानो ये पीड़ा मणु भोपाल जा को खट्टी आयो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही शानदार कलाकार से जिसमें हम आपको करवाएंगे एक मुलाकात। जी हाँ, ये एक मुलाकात आप तो बड़े मजे लेने वाले हैं क्योंकि हम सबका मनोरंजन करने के लिए हमारे साथ लोकगीत गायक अनुराग त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना इनका स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम जी। तो त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो गाने का शौक है ये आपको कैसा लगा? क्या कभी परिवार में भी दूसरे लोग गाते थे या आपके ही मन में आया कि मैं गाऊं? नहीं, देखिए, हर जो व्यक्ति है उसका जो पहली पाठशाला होती है वो घर ही होता है जी। और अपने माँ बाप से ही सीखता है। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों ही संगीत के प्रेमी थे और गाते भी थे, और मेरी माँ बहुत ही अच्छा गाती थी। यद्यप वो हाउस वाइफ थी और मैं घर में सबसे छोटा था, तो हमेशा वो काम करते करते गुनगुनाती रहती थी और मैं उनके साथ साथ मैं भी गाता था। तो वो माँ के साथ मेरे को धीरे धीरे मुझे गाने का शौक लग गया और फिर मैं उनके साथ हमेशा ही गाता रहा जब वो रहीं, और उसके बाद फिर बड़ा हुआ तो एक शौक बचपन से ही शौक था, मतलब गाने का। और पिताजी भी मेरे बहुत शौकीन थे, जहाँ कहीं भी वो कार्यक्रमों में जाते थे वो भजन गाते थे, तो मुझे छोटे से ही लेके जाते थे। तो ये बच्चों के अंदर वो आता है ना, जब हम अपने माँ बाप को जो करते हुए देखते हैं वो अपने आप अंतरात्मा में समा जाता है। और जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, भाई माँ का तो सबसे लाडला होता है, और अगर माँ अगर गुनगुना रही है तो बेटों को गुनगुनाना बहुत जरूरी है। तो आप ये बताइए कि बचपन का कोई ऐसा गीत हो जो आपको आज भी याद हो और आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हो? बिल्कुल, एक हमारे यहाँ का लोकगीत है, एक गैलहाई लोकगीत कहलाता है और मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं पहली बार, मुझे याद है, मैं 5 साल का था और मेरे पिताजी एक गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, कुछ कलाकार आए थे, तो वहां पे पहली बार मैं मंच में बैठ के वो गीत गाया था। मैं वो सुनाना पसंद करूंगा। बिल्कुल जी। लक्ष्मण ली है
बान रामा हिरनिया लक्ष्मी है बान रामा हिरनिया लक्ष्मण है बान रामा बहुत अच्छा जी। यही तो इस देश की खासियत है। जी हाँ, जो छोटी छोटी बोलियां होती हैं, जो लोकगीत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इन मिठास से हम सभी लोग आज सुबह सुबह ओतप्रोत हो रहे हैं। आप ये बताइए कि संगीत की विधिवत शिक्षा आपने कब हासिल की, कौन सी उम्र से आपने सीखना शुरू करा और आपके गुरु कौन थे? मैं जब 11 साल का लगभग हुआ, उस टाइम में मेरे पिताजी ने हमारे यहाँ एक संगीत विद्यालय था, विवेकानंद संगीत विद्यालय करके, और वहाँ पे बड़े हमारे मैं होम टाउन मेरा रीवा है, तो मेरे बहुत ही वहाँ के प्रसिद्ध गुरु थे श्री J.R. फसाना जी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे विधिवत शिक्षा प्राप्त की और मैंने संगीत में प्रभाकर किया हुआ है प्रयाग संगीत से, और उसके बाद फिर कंटिन्यू अभी चल रहा है। अभी मैं सीहोर में हमारे गुरुजी हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ, श्री मागी लाल जी ठाकुर जी हैं। तो मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ, कभी भी मुझे दिक्कत होती है और मुझे कुछ समझना होता तो सर मुझे बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। तो अभी मेरे वर्तमान में गुरु श्री मागी लाल जी ठाकुर हैं। मतलब हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे कि उम्र कोई नहीं होती है सीखने के लिए भाई, लगातार, मतलब इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिर भी अभी उनकी विधिवत शिक्षा जारी है। आप ये बताइए कि आजकल हम फिल्मों के गाने गाएं, हम वेस्टर्न संगीत गाएं, आपको लोकगीत ही क्यों लुभाया? मैडम, लोकगीत जो है वो बिल्कुल हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा है। जैसे बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, वो मेरे जमीन का गीत है। मतलब हम जैसे गांव में अगर बच्चा हुआ है किसी के यहाँ, तो महिलाएं सोहर गाती हैं, और वो सोहर गाएंगे तो सोहर में ज्यादातर या तो वो रामचंद्र जी के गीत गाएंगी या कृष्ण के गीत गाएंगी। तो जब वो सोहर गाएंगी या बधाई गीत गाएंगी, उस समय वो फील कराती है कि वो जो बच्चा हुआ है वो रामचंद्र जी का स्वरूप पैदा हुआ है, वो कृष्ण जी का स्वरूप पैदा हुआ है। मतलब वो जो लोकगीत होता है वो हमें एहसास दिलाता है कि हम कहाँ से हैं, और जो हमारे संस्कार हैं, संस्कारों को वो प्रकट करता है, वहाँ पे फील कराता है। जैसे मान लीजिए भावर पड़ रही है, दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं, और रामचंद्र जी के विवाह के समय की महिलाएं गीत गाती, तो वो हमें एहसास दिलाती हैं कि वो रामचंद्र जी और सीता जी भावर ले रहे हैं। क्या तो वो जो कहते हैं ना मिट्टी से जुड़ा हुआ हृदय तक जाता है, तो मुझे इसलिए वो बहुत ही पसंद है लोकगीत। मिठास जी, रानू शर्मा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हमारी एक कॉलर सर। तो जी चलिए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा नमस्ते। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और बघेली लोकगीत गायक आपने मंच पर आमंत्रित किए हैं, तो हम उनकी सुरीली बोली में एक गारी सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने गैलहाई गीत गाया, बहुत मधुर लगा। शादी की बात अभी रामचंद्र जी कर रहे थे, तो शादी के मौसम में शादी के माहौल में जब मान मनोहार होता है, हंसी मजाक होता है, तो गारी गाई जाती है जी। तो हम अनुराग जी से गारी सुनना चाहेंगे। जी बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो कहा जाता है कि वैसे तो किसी को गाली दी जाए ना तो ये भमें चढ़ जाती है, लेकिन जो मिठास से जो गारी दी जाती है वो सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है, जब हमारे यहाँ बारात जाती है, जी बिल्कुल, और जब बारात भोजन करती है जी, तो जो घर पक्ष की महिलाएं होती हैं वो उनको मतलब मजाक में गाली देती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं अपने ससुराल, और उनका कैसा स्वागत होता है इस गाली में उसका। उतरत माघ लगत दिन फागुन रामा चले हैं ससुरारी। उतरत माघ लगत दिन फागुन रामा
हैं ससुरारी कि हाँ जी हो रामा चले हैं ससुरारी। जाई के पहुँचे जनक जी के द्वारे जनक रहे हर साई कि हाँ जी हो जनक रहे हर साई। उतरत माघ लगत दिन फागुन रामा चले हैं ससुरारी कि हाँ जी हो रामा चले हैं ससुरारी। वाह भाई वाह, फागुन के दिन लग गए और राम जी चले हैं ससुराल। इतना मीठा गाया। अब इसके बीच में मेरे मन में तो भाई एक प्रश्न आ रहा है कि आप पुलिस में कार्यरत हैं, इतनी डिफिकल्ट जॉब होती है, मुझे लगता है इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बीच में गायन कहाँ से भाई बीच में आया, आप टाइम कैसे निकाल लेते? नहीं देखिए, शौक जो होता है वो शौक हर कहीं समय निकाल लेता है अपने। मेरे पुलिस में भी बहुत से मेरे दोस्त हैं, मतलब एक अच्छे लोक गायक हैं, एक अच्छे बांसुरी वादक हैं, यही भोपाल पुलिस में ही है जी। तो ऐसा नहीं है, शौक के लिए आदमी हर समय निकाल लेता है। लेकिन अभी थोड़ा सा पहले तो मेरा बिजी शेड्यूल था, लेकिन एक मेरा मेजर हेल्थ इशू हो गया था, उसके बाद से मेरे अधिकारियों ने मुझे ऑफिस पे अटैच कर दिया है, तो मुझे मिल जाता है समय, टाइम मिल जाता है और मैं अपना जो शौक है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। और अभी मुझे आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड मिला है और मुझे सुगम संगीत भजन गायन में भी मुझे ग्रेड दिया। क्या बात है, मतलब ये तो देखिए जरा कि अभी लोकगीत की बात चल रही थी, अब सुगम संगीत भजन भी क्या क्या कर लेते हैं इतनी बड़ी जॉब के साथ में। गजब, आप तो बहुत बधाई के पात्र हैं। आप ये बताइए, पहले तो आपने बताया पापा को मम्मी को शौक था, अब जब परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं? उन्हें भी शौक है या सिर्फ आप ही तक सीमित है? अरे नहीं मैम, हमारे यहाँ तो मेरा मतलब एक सौभाग्य है कि मेरी जो पत्नी है वो विवाह के पहले ही बघेली लोक गायन में शहडोल आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड थी। क्या बात? और अभी उनको आकाशवाणी भोपाल ने ए ग्रेड से नवाजा और मुझे बताते हुए आपको एक खुशी हो रही है कि भोपाल की पहली महिला लोक गायिका है जिसे आकाशवाणी भोपाल ने ए ग्रेड प्रदान किया है। और बहुत ही अच्छा माहौल है और मैं सच बताऊं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो मेरी एक तरह से वो गुरु भी हैं। लीजिए जी, मतलब हम तो ये चाहेंगे साहब कि अगले प्रोग्राम में हम मैडम को भी जरूर बुलाएं और उन्हें भी जरूर सुने क्योंकि हमारे दर्शक उन्हें भी सुनना चाहेंगे। आप ये बताइए कि अभी जब भजन की बात चली है तो क्यों आपसे नहीं सुने, तो ये सब हो ही नहीं सकता, तो आप प्लीज एक भजन सुनाएं। जरूर। एक मीराबाई जी का भजन है जी। मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन, बिनती करूं दिन रैन, बिनती करूं दिन रैन, अब तो दरस दिखा जा प्यारे, अब तो दरस दिखा जा प्यारे, मनवा है बेचैन, बिनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन। मनमोहन कान्हा सभी की विनती सुने, यही हमारी कामना है। बहुत मधुर गाया आपने। आजकल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रियलिटी शो का जमाना है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को ये चाहता है कि एक वो बड़े पर्दे पर दिखेंगी। लीजिए, हमारे प्रश्न से पहले हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अनीता जी शहडोल से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम, नमस्कार आप दूरदर्शन की सभी टीम और अनुराग जी को। जी नमस्कार मैडम, पूछिए। जी मैं अनुराग जी से एक विवाह में एक बाती मिलाने की रस्म होती है, मैं उस पर एक लोकगीत सुनना चाहूंगी अनुराग जी से।
जी जरूर। दर्शक तो बिल्कुल आतुर हो रहे हैं आपको सुनने के लिए। जी प्लीज सुनाइए। एक्चुअल में मैडम हमारे यहाँ जब मंडप विवाह के बाद जब एक रस्म होती है बाती मेरवाने की, कोहबर कहलाता, वहाँ पे जाके बर और वधू वो एक दीपक होता है उसको मिलाते हैं, एक रस्म होती है उसको बाती मेरवाई हमारे यहाँ बोलते हैं। तो उसका मैं ये गीत मैडम ने फरमाइश किया तो मैं सुना रहा हूँ। काहे न मिरबत बाती रमैया मोरे, काहे न मिरबत बाती, काहे न मिरबत बाती रमैया मोरे, काहे न मिरबत बाती, की जननी बहिनी सिख बाइन, की जननी बहिनी सिख बाइन, की लागत अति ताती रमैया मोरे, काहे न मिरबत बाती। बहुत अच्छा भाई, हमारा तो मन ही नहीं मान रहा। ये जो छोटे छोटे से टुकड़े अंतरे आ रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार गाते रहे और हम सभी लोग मंत्र मुग्ध सुनते रहे। बहुत मीठा गाया। जो मैं प्रश्न कर रही थी, रियलिटी शो का जमाना है, हर व्यक्ति हर बच्चा ये चाहता है कि मैं टीवी पर दिखूं उस रियलिटी शो, इसका क्या भविष्य है, आगे आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा मैडम, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक इंडिया लेवल पर लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनल जो रियलिटी शो कर रहे हैं। इसमें से हमारे, मैंने तो देखा कि ऐसे ऐसे मजदूर जो अच्छा गा रहे हैं, मतलब ऐसे घरों को जिनको मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता था, और उन लोगों को चैनल वाले खोज के ला रहे हैं और इंडिया लेवल पर उनको पहचान दिला रहे हैं। और मतलब इतने बड़े कलाकार, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, सुनिधि चौहान हो, रियलिटी शो की देन है। तो बहुत ही अच्छा है और मैं तो इसको मानता हूँ कि इसको और कंटिन्यू रखना चाहिए। और अभी दूरदर्शन तब लोकगीत के बारे में एक माटी के लाल करके कुछ ऐसा डीडी नेशनल से आ रहा है। मैं ये चाहूँगा कुछ प्राइवेट चैनल और जो प्रादेशिक चैनल है वो लोकगीतों को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा करे, रियलिटी शो करे, ताकि हमारी प्रतिभाएं बाहर आएँ। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक माध्यम है कलाकारों को सामने लाने का। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज है और ये होना ही चाहिए। हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहित ठाकुर जी। जी सीहोर से स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए। जी पूछिए मोहित जी। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। प्रणाम सर। जी हाँ जी। सर मेरी एक बहुत दिली इच्छा है एक भजन सुनने की। मैं मोहित ठाकुर बोल रहा हूँ सीहोर से। जो आपका बघेली गीत है भोला सजा है, मैंने बहुत सुना है उसको यूट्यूब पे भी आपके मुखारविंद से। तो मुझे एक बार वो आप अगर सुनाने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भोला सजाए रहे पालकी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए मैं आपको भोला सजा रहे पालकी सुनाता हूँ। भोला सजाए लाए पालकी आज गौरा रानी के लाने, भोला सजाए लाए पालकी आज गौरा रानी के लाने, भोला सजाए लाए पालकी आज गौरा रानी के लाने। अरे बिंदिया ले आए भोला चूड़िया ले आए, बिंदिया ले आए भोला चूड़िया ले आए, नथिया ले आए नए चाल की आज गौरा रानी के लाने, भोला सजाए लाए पालकी आज गौरा रानी के लाने, भोला सजाए लाए पालकी आज गौरा रानी के लाने। कुछ दिन पहले ही तो गौरा जी को ब्याहने चले थे हमारे शिव जी, और आज हमने इतना मधुर सुन लिया। मतलब
क्या बोले सर, कोई शब्द नहीं है आपके लिए। आप ये बताइए कि आज के जो परिवेश है इसमें लोकगीतों की आप कहाँ पर क्या देखते हैं, क्या स्तर है इसका और कैसे आगे बढ़ सकता है? नहीं, अब तो लोकगीत थोड़ा बीच में जरूर कम हो गया था। जैसे 80 के दशक में एक हमारे मध्य प्रदेश के ही बड़े प्रसिद्ध लोक गायक थे, वो ऑल इंडिया में वो फेमस हुए थे, बुंदेलखंड के श्री देशराज जी पटेरिया। बीच में थोड़ा सा माहौल कम हो गया था, लेकिन उसके बाद एक नई जो मालिनी जी और आपकी मैथिली ठाकुर जी और इनके कारण बहुत अब लोकगीत का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग सुनते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मध्य प्रदेश सरकार का कि लोकगीत का तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लगभग हर बड़े आयोजन में एक वो लोकगीत का इवेंट रख रहे हैं, मतलब अगर 3 इवेंट 4 इवेंट रख रहे हैं तो एक लोकगीत जरूर रख रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ अपने भोपाल में ही जनजाति संग्रहालय, वहाँ पे लोकगीतों के संरक्षण का दस्तावेजीकरण के अंतर्गत बहुत सारे लोकगीतों का संरक्षण कर रहे हैं, वो अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि लोकगीत का भविष्य अब बहुत उज्जवल है और लोग सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोकगीत को लोगों ने सुनना चालू कर दिया। सांच को आँच क्या दिख तो रहा है, कितने दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, जब आप लोकगीत गाते हैं, कुछ और भी गाते हैं, जैसे आपने बताया भजन, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं भी वेस्टर्न गाऊं? कभी आपके मन में आया? क्या आपने गाया? जी हाँ, वेस्टर्न भी गाते हैं, फिल्में भी गाते हैं। आज चूंकि एक मूर्ख दिवस भी है, एक इवेंट है आज, जी। तो एक मुकेश जी का गाना है, बिल्कुल। तो वो गाना मुझे इतना पसंद है और वो हमको लगता है कि आज का जो दिन है उस पर बहुत प्रासंगिक है। पहचान फिल्म का गाना है और मैं वो अपने आपके दर्शकों को जरूर सुनाना पसंद करूंगा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। देखिए ना, दर्शकों को बिल्कुल भी इतनी बेताबी हो रही है, रुकते ही नहीं बन रहे। मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं भोपाल से, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर फिर से आएगा कॉल तो हम लेते हैं। आप ये बताइए कि आप क्या सिखाते भी हैं, जो आगे की जो हमारी जनरेशन है उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? नहीं मैम, आपको जैसा विदित है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में तो इतना समय नहीं मिलता कि मैं और किसी को सिखा सकूं, लेकिन हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ, जिस विद्यालय में मैंने आपसे जैसे निवेदन किया कि मेरे गुरुजी हैं, वो बहुत सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं और उनके यहाँ एक लोकगीत का भी बहुत बढ़िया माहौल है और काफ़ी बच्चे आते सीखने उनके यहाँ। और यहाँ भोपाल में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो कि लोकगीत को सिखाते हैं। तो है माहौल अभी लोकगीत का, लोग सीखते हैं लोग। तो चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे जो अभी भावी पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि आप जरूर जुड़िए लोकगीतों से, ये आपके संस्कार हैं। आप हमने जो छोड़ा है पीछे, हमारा जो अतीत था वो आगे लेके चलना। बहुत सारी चीज़ें आधुनिकता में छूटती जा रही, जैसे विवाह की इतनी सारी रस्में होती थी और उसके इतने गीत होते थे। अब तो वो विवाह जो है वो पता चला 4 घंटे के अंदर पूरा इवेंट खत्म हो जाता, जबकि पहले 24-24 घंटे चलता था। तो वो सीखना चाहिए कि हमारे क्या पहले होते थे, कैसे कैसे विवाह में कौन कौन से संस्कार होते थे। हर संस्कार का गीत है मैडम हमारे, मतलब लोकगीतों में तो बच्चा जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हैं। तो उनको हमको सहेज के रखना, उसको आगे लेके चलना है। आप आए, इतने मनोरंजक आज हमने बातें की और इतना मधुर संगीत सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दर्शकों, आज हमने जाना किस प्रकार से एक नारी को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से पर्यावरण बचाया जाए और किस प्रकार से अपनी जमीन से जुड़कर लोकगीत गाया जाए। जी हाँ, रोज देखते रहिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नमस्कार एमपी। अगले अंक तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।